नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। एक एक आंसू का बदला पूरी रात और अब तक पाकिस्तान को रुलाकर भारत ने ले लिया है। आज पाकिस्तान को और उन आकाओं को जो वहां पर बैठे हुए हैं और खासकर मसूद अजहर को पता चल गया है कि जब अपने जाते हैं ना दुनिया से तो गम क्या होता है। आज वो रो रहा है सुबह से और कह रहा है जब उसके परिवार के 14 लोग मारे गए तब उसको समझ आया कि दर्द क्या होता है। तो उसने कहा कि क्यों नहीं मुझे भी मार दिया, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। यही वो बात है जो ऑपरेशन सिंदूर ने कर दिखाई, भारत ने कर दिखाया। और आज ये पंक्ति जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब से कुछ ही देर पहले बोली है, जिन मोही मारा ते मैं मारे, यानी हमने ना तो नागरिकों को मारा ना ही बेकसूरों को मारा, बल्कि उन्हें मारा जिन्होंने हमारे नागरिकों के साथ बर्बरता की, उनका सिंदूर उजाड़ा माताओं बहनों का। और सिर्फ बदला जो पूरा देश आक्रोशित था, मांग रहा था, वो कार्रवाई भारत ने आज कर दिखाई। अब डरा सहमा पाकिस्तान जो पूरी तरह से टूट के कगार पर पहले से ही था, उसके रक्षा मंत्री बोल रहे हैं अगर भारत यहीं रुक जाता है तो हम भी रैप अप कर देंगे। क्या रैप अप करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो अब खुद ही रैप अप हो रहा है। तो जरा आज हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि तहस नहस हो गया है पाकिस्तान, भारत का शौर्य और ज्यादा बढ़ गया है, पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है और चिल्ला रहा है, त्राहिमाम कर रहा है पाकिस्तान। चलिए जरा आज पहले वो शानदार तस्वीरें देखते हैं और उन माताओं और बहनों को भी सुनते हैं जिनका एक तरीके से कहना है कि सच्ची श्रद्धांजलि शहीदों को आज मिली है। आइए जरा देखते हैं। सारी मस्जिद उठ गई है? सारी मस्जिद तबाह होगी। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और जिम्मेदारी पूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। जिस
जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। इसलिए श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ, और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। ये न मोही मारा, तीन मोही मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। यही समय है, सही समय है। तो चौतरफा घिर चुका है पाकिस्तान, और सबसे ज्यादा शर्मनाक जो तस्वीरें पाकिस्तान से आज आई ना, वो पोल खोलने के लिए काफी थी। आज जब जनाजे निकले आतंकवादियों के जो मारे गए हैं, तो उन्हें सलामी देने के लिए कौन पहुंचा हुआ था? पाकिस्तानी आर्मी के लोग, पाकिस्तानी पुलिस के लोग, यानी सैनिक वहां पर जाकर आतंकियों को सलामी ठोक रहे हैं। अब ये कैसी खूबी है पाकिस्तान की जो दुनिया को अब जाकर दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि अब ना घर का रहा है ना घाट का रहा है, क्योंकि अगर बदला लेगा तो भारत पूरी तरह से खत्म कर देगा पाकिस्तान को, और अगर बदला नहीं लेगा तो आतंकवादी अब अपने आकाओं को खत्म करने पर तुल गए हैं। चलिए रणनीति पर ही चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ आज जुड़ गया है। स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, लेकिन पहले आपका सभी से परिचय करा दें। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट, रिटायर्ड पूर्व मिलिट्री सेक्रेटरी इंडियन आर्मी और डीजी इंडियन स्पेस एसोसिएशन के मौजूद हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी जी मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार जी जो ज़्यादातर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ प्रभस कुमार मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर एडीजी हैं बीएसएफ। राजकिशोर तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अतुल अनेजा जी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सभी खास मेहमान हैं। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, शुरुआत जरा आप ही से करूंगी। एक तरीके से प्रारंभ है प्रचंड, वो तो हो गया, लेकिन अब ये प्रचंडता जो है पाकिस्तान के लिए अब ना घर का रहा ना घाट का रहा। मतलब अंदर आतंकी मारेंगे सरकार को, और अगर आगे निकलते हैं तो भारत। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने रीमा जी, और बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर शुरू करूंगा जो कि हमारी आज भारत की फौज ने कहा है दैट जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। जो वहां पर 22 अप्रैल को हमारे निहत्थे लोगों को, सब जो टूरिस्ट थे वहां पर, उनको बेदर्दी से, बेरहमी से जैसे उन्होंने वहां पर मार दिया था, क्रूरता से उन्होंने मारा था, तो उसका बदला मेरे विचार से कुछ हद तक ले लिया गया है। वहां पर जो भी ये आतंकी यहाँ पर ठिकाने थे, जितने भी आतंकी थे वहां पर, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया, उन सबको खत्म कर दिया वहां पर। तो ये मेरे विचार से एक लेसन गया है बिल्कुल पाकिस्तान के लिए, और एक ये सबक गया है पूरी दुनिया के लिए भी। जो भारत आतंकवाद के विरुद्ध बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, तो उसमें विश्वास करता है। और विश्व कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, परंतु भारत ने जो काम करना है वो करके रहेगा। दूसरी बात है, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, ये हमने देख लिया है। अभी हम पाकिस्तान ने, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है, उसने प्रयास किया, जो वहां पर वो है, चीन भी वहां पर है, तो कोई ऐसी वहां से वो डायरेक्शंस ले सकता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, जिससे कि भारत के ऊपर दबाव डाला जाए। जो भारत कह रहा है, जो आतंकियों के विरुद्ध वो एक्शन लेगा, वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, परंतु वो बिल्कुल पासा उल्टा ही पड़ गया पाकिस्तान के विरुद्ध, क्योंकि लोगों ने भारत के विरुद्ध कुछ कहने के बजाय, वहां के जो 15 जो मेंबर्स थे, पाकिस्तान को छोड़ दीजिएगा, चीन को छोड़ दीजिएगा, सभी ने पाकिस्तान के ऊपर ही
प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, जो ये लश्कर तैयबा और रेजिस्टेंस फ्रंट का इसमें क्या रोल था। तो मैं समझता हूं जो पहले पाकिस्तान कह रहा था, जो अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम उसका वैसे जवाब देंगे, ऐसे मेरे विचार से उनके पास विकल्प बहुत कम बचा है, ना के बराबर बचा है। देखिए ये वाला, मैं आखिर में बस 2 शब्द ये कहना चाहूंगा, जो 22 अप्रैल का हमला हुआ था, मेरे विचार से ये वहां के जो आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, उन्होंने करवाया था, क्योंकि उनका जो सपोर्ट है पाकिस्तान में वो एकदम खत्म हो रहा था, बहुत कम हो रहा था। तो वो अपने को ज्यादा शक्ति देने के लिए, जो केवल वहां की आर्मी है जो पाकिस्तान को बचा सकती है, उन्होंने यहां पर ये किया था, षड्यंत्र ये रचा था। और ये उन्होंने सोचा था जो हिंदू और मुसलमान के बीच में इससे बहुत कलह शुरू हो जाएगी और भारत के पास कोई और अल्टरनेटिव विकल्प नहीं रहेगा, पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करेगा और फिर से आर्मी ऐसे बिल्कुल अपने उसका जो जोर है पूरा सपोर्ट उसको मिलेगा। परंतु जिस प्रकार से भारत ने ये काम किया है, तो वो ना तो भारत के विरुद्ध कुछ कर सकता है, अगर कुछ करेगा तो बिल्कुल प्रोफॉर्मा फेस सेविंग के लिए रीमा वो करेगा, अदरवाइज उनके पास कोई ऐसा साहस नहीं है जो भारत के विरुद्ध कोई एक्शन ले पाए। नहीं सर, लेकिन आपने जो एक इंपॉर्टेंट बात बोली, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस बात पर, क्या मुनीर के किए हुए कांड की सजा मिल रही है एक तरीके से पाकिस्तान को? लेकिन आतंकवादियों का पनाहगार तो वो पहले से रहा है, तो सिर्फ ये मुनीर की वजह से हुआ, या इतने सालों से जो पाप किए जा रहा था, कहीं ना कहीं तो घड़ा फूटना था? अनिल भट्ट जी देखिए, पाकिस्तान की जो टेररिस्ट की मशीनरी है, उसका हेड, उसका सोर्स तो पाकिस्तान आर्मी है, पर उसको करने वाले जो लीडर्स हैं वो ये जैश, लश्कर और एचएम के कैंप्स हैं, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, जहां से इनको तैयार करके भेजा जाता है। अहम तो ये होगा, सबसे पहले जो टेररिस्ट जिन्होंने वो किया है, ये एक्शंस किए हैं, उनको तो एलिमिनेट करना है, साथ ही इन लीडर्स को और इन इंफ्रास्ट्रक्चर को जहां इनकी ट्रेनिंग होती है उसको हटाना है, और तीसरा पाकिस्तान आर्मी के साथ भी डील करना है। पर इन तीनों में एक अहम इलाका वो है सोर्स, जहां पर ट्रेनिंग, जहां पर इन टेररिस्ट को तैयार किया जाता है। और ये सारे जो कैंप्स थे 9 जगह पर, यहां पर हमने मार डाली है कि जो सोर्स है जहां से ये थ्रेट हमारे पास आई थी, इसको एलिमिनेट करना है, और इसको बहुत ही सफाई के साथ इन आज के ऑपरेशन में किया गया है। निश्चय ही इसकी सजा और आगे पाकिस्तान आर्मी को भी एक समय में देने पड़ेगी, पर अभी के लिए ये काफी। मैं जरा राजकिशोर जी को एक बार डिबेट में लेकर आती हूँ, क्योंकि आप सब लोग इतने एक्सपर्ट हैं और पूरी रणनीति और खास करके जो पूरा ऑपरेशन हुआ है सिंदूर, उसके बारे में राय रखेंगे। लेकिन राजकिशोर तिवारी को इसलिए लाना इस वक्त जरूरी है, कल रात को मैंने देखा जब ये ज्यादातर लोग सो रहे थे, लेकिन हमारी सेना जाग रही थी और देश के लगभग सभी लोग फिर जाग ही गए थे। आप भी उनमें से एक हैं जो जाग रहे थे उस वक्त। आपने रात को ही, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर आपने बता दिया था कि क्या क्या सब चल रहा है। रणनीति और राजनीति, एक तरफ इमोशंस थे लेकिन दूसरी तरफ रणनीति थी। इतने दिनों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री का गुस्सा भी दिख रहा था उनके चेहरे पर, लेकिन 2 टूक सवाल भी दिख रहे थे जो सीधे पाकिस्तान पर दागने थे। बिल्कुल रीमा जी, जिस तरीके से शिनाख्त करने का बड़ा शौक था आतंकवादियों को, तो हमने शिनाख्त की, और उनकी शिनाख्त की जो आतंक की दुकान चला रहे थे। आतंक की नर्सरी से कैसे पूरा पाकिस्तान आतंक का अभ्यारण्य बन गया। सेना की वर्दी में वहां पर एक गुंडा वहां का जनरल बन जाता है और वो कलमा के आधार पर बात करता है, और वही चीज दोहराई जाती है हमारी धरती पर। हमारी धरती पर खून बहा, तो कहते हैं ना कि बड़े मजे लेकर पढ़ते हैं वो फसादों की खबरें, घर जिन्होंने जलते अपनी नहीं देखे। तो मसूद अजहर, तू अपना घर अब जलता देख, वो लोथड़े देख, वो जले हुए जिस्म देख, और वो कराह देख, वो आह देख, और महसूस कर कि तूने
क्या दिया है, 72 हूरों के नाम पर पाकिस्तान को क्या दिया है, और क्या तू दुनिया में नफरत फैलाता हुआ चला आ रहा था। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जब दुनिया बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बना रही है, बड़े बड़े संस्थान बना रही है, आज हमारे भारत में, अभी आप अपना प्रोग्राम दिखा रही थी तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बता रहे हैं कि 1900 करोड़ की रोड हम कैसे बना रहे हैं, उनका लोकार्पण कर रहे हैं, उनको देश के नाम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर पोर्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास यही एक काम बचा हुआ है। दरअसल जो लोगों को लगता है कि हम कोई रक्त पिपासु समाज नहीं है, हम किसी भी तरीके से युद्धोन्मादी भी नहीं है, लेकिन आपको बदला मत समझिए, ये न्याय का तकाजा था जो आप कर रहे थे। इन्हीं कैंप से आमिर अजमल कसाब, इन्हीं कैंप में असद मजूर, डेविड कोलमैन हेडली, ये सब यहां पर जाकर ट्रेनिंग पाए थे। तो ये जो इस तरीके की जो आतंक की पनाहगाहें थी, इनको अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए और ये शिनाख्त करते हुए कि वही मारे जाए। और एक बात रीमा जी आपको बता दूं, नंबर बहुत आ रहे हैं, लेकिन आपको मैं कह सकता हूं, बाकी इस आपके पैनल में बहुत मूर्धन्य विद्वान और बहुत बड़े लोग हैं, 200 से 250 लोग मारे गए हैं और हमने ये कोशिश की है कि कोलैटरल में कम से कम कहीं कोई सिविलियन को ना हो। बाकी गेहूं के साथ घुन पीसे हम उस पर नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी अंतरराष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं किया, ना एयर स्पेस पे किया, और ये पाकिस्तान खुद मान रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर अब पाकिस्तान के पास अब बहुत कुछ विकल्प बचते नहीं, बहुत कुछ करने को है नहीं, मैं चाहूंगा कि आपके पैनल में जो विद्वान लोग हैं उनको मैं भी सुनना चाहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने अपना पूरा जीवन देश के लिए दिया है। प्रवस कुमार मिश्रा जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो बात यहाँ राजकिशोर तिवारी कह रहे हैं वही बात से जरा हम एक बार, क्योंकि बालाकोट में हमने देखा डिनायल मोड था, उसके बाद उरी में डिनायल मोड था पाकिस्तान का, सबूत मांगे जा रहे थे ना सिर्फ वहां बल्कि हमारे देश में भी। लेकिन आज सारे सबूत एक एक करके उसी वक्त सामने थे और पाकिस्तान के लोग ही उन सबूतों को कैद कर रहे थे अपने कैमरों में। तो अब तो कोई डिनायल मोड है ही नहीं ना, अब तो जो है खुल्लम खुल्ला है। बिल्कुल, ये बहुत खुल्लम खुल्ला है ना। भारत में इसके बारे में कोई पूछेगा कि इसका आप उदाहरण दीजिए कि आप कितने मारे हैं और कहां मारे हैं, या पाकिस्तान में कोई पूछा, पाकिस्तान वालों ने खुद बता रहे हैं। और एक जनाब तो बोल रहे हैं मुझे मौत का सजा दे दीजिए, हे अल्लाह मुझे मौत का सजा दे दीजिए, जिनका पूरा पूरा खानदान ही मारा गया महाबलपुर में। अब यही नतीजा उनका भी होगा। और जिस तरीके से ये प्लानिंग किया गया और जिस तरीके से हमारा जिन लेडीज का सिंदूर मिटा गया था, ये ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुल होगा और वही लेडीज जो है भारत को अभी प्रणाम करते हैं। और एक बड़ी श्रद्धांजलि है, जो शहीद हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ा श्रद्धांजलि है। और ये देखने को मिलेगा कि ये जो 9 हमारा जो बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप, उनके साथ जिहादी ट्रेनिंग कैंप जो उसको नष्ट किया गया है, ध्वंस कर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान का जनरल मुनीर का जो प्लानिंग के पीछे जिनका बड़ा हाथ था, अब वो क्या रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ये रेस्पॉन्स उनका देखना चाहिए। और अगर रेस्पॉन्स भी करेंगे, शायद पता है उनको इसका एंटी रेस्पॉन्स या इसका काउंटर रेस्पॉन्स क्या होगा, उन्हें ये भी चीज पता है। और अभी मैं दूसरे स्पीकर को भी सुन रहा था, कभी वो इंडिया के अंदर घुस नहीं सकते। मैं क्लियरली बता सकता हूं, वो कठुआ एरिया हो या नौशेरा हो या तंगधार हो या उरी हो या पुंछ हो, वो टाइम चला गया पाकिस्तान को एंटर करने के लिए, सकरगढ़ भी हो। अब जो है पाकिस्तान का कोई सेना अंदर नहीं घुस सकता है। अब ये जो अभी रह गए, बचे कुछ रह गए मिलिटेंट्स, दहशतगर्द रह गए, इनको ढूंढ निकालेंगे। और ये प्रधानमंत्री ने प्रण किए हैं, पाताल के अंदर से ढूंढ के निकालेंगे। वो मसूद अजहर हो या अपना इनको कहां कहां पर छुपा के रखेंगे, तो इनको निकलना ही पड़ेगा। और जब निकलेगा इनको बस इनका भी जनाजा निकलना चाहिए, बहुत जल्दी इनका जनाजा निकालेगा। और ये मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि इनका जो रेस्पॉन्स होगा, अब हमारा रेस्पॉन्स देखिए, हम रेस्पॉन्स कभी भी नहीं दिए उनका सिविलियन टारगेट के ऊपर, हम रेस्पॉन्स नहीं दिए उनका मिलिट्री टारगेट के ऊपर,
अब उनका रिस्पांस देखिए, कल रात को 2 बजे से आज सुबह तक इनका आर्टिलरी फायर चल रहा है। नौशहरा में, तंगधारा में, सब जगह हमारे 15 सिविलियन शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 40 आर इंजर्ड। लेकिन ये आर्टिलरी फायर कब करेंगे? आर्टिलरी का सेल तो उन्होंने यूक्रेन को बेच करके रख चुके हैं। और ये जो है उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जिस तरीके से जा रहा है, और जो सिंध नदी का बंटवारा जो अभी बंद हो रहा है, झेलम का पानी बंद हो रहा है, चेनाब का पानी ऑलरेडी हो गया है, लेकिन अब तो सर उससे आगे बात निकल चुकी है, अब तो उससे आगे निकल चुकी है। और इसीलिए एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। रैप इट अप, ये जो उन्होंने कहा है, अब ये तो उनका डर भी दिखाई दे रहा है और गीदड़ भपकी भी दिखाई दे रही है कि आप रुक जाइए भारत, तो हम भी रैप इट अप कर देंगे। क्या रैप अप करना चाह रहे थे वो, और बचा क्या है उनके पास रैप अप करने के लिए? उनको अपनी थोड़ी इज्जत बचानी है। हाँ, ये रैपिड अप कह रहे हैं कि दे रहे कि आप और कुछ मत करो, भारत ने तो अपना काम कर दिया। लेकिन एक बताना चाहूंगा, एक नमूना है जो भारत का दुश्मन है और पाकिस्तान का भी दुश्मन है, चाइना। नहीं मुनीर, देख अच्छा, कार्टून मुनीर जो मौलाना है, कोई आदमी चीफ कहीं से लगता ही नहीं है क्या है। अपनी पूरी फैमिली तो उसने बाहर भेज दी। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि अमेरिका में उसका फार्म हाउस था, वो कॉन्फिस्केट हो गया। तो इसको एलिमिनेट करना है। मुझे पूरी उम्मीद है, स्ट्राइक तो हो गया है, अभी समय दूर नहीं है जब पाकिस्तान आर्मी के अंदर बगावत होगी। वहां के आर्मी के लोअर एचेलॉन और अपर एचेलॉन में बहुत ज्यादा अंतर है। ये लोग, यहाँ के जो जनरल्स हैं, उनके पास स्पेशल प्लेन्स है और अपने जवान अपनी फैमिली बाहर भेज सकते हैं, जबकि नीचे वाले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, वो काफी सफर कर रहे हैं। तो समय दूर नहीं है, आप देखना, हमें अटैक करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, वो बगावत होगी और उसको एलिमिनेट करेंगे। जब ऐसा मौलाना एलिमिनेट हो जाएगा तो एक पाकिस्तान की आर्मी बैकफुट पर आएगी, बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी 1956 ऑनवर्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है। वहां पॉलिटिकल लीडर्स का तो कोई सही नहीं। आवाम को भी पुलिस, आवाम को भी आर्मी बेवकूफ बना लेती थी। लेकिन अब समय आ गया, उनको समझ में आ गया कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पाकिस्तान के जनरल्स हैं जो अपना वेल्थ कलेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के अफसरों में 3 एविल्स शुरू से देखे गए हैं, जो हमने 1971 में देखे थे। तो वो हायरार्की वो चलता ही रहता है, जो उन्होंने एक्वायर किए थे वो चलता रहेगा। दे ओनली आफ्टर वेल्थ, वुमेन एंड वाइन। तो इस तरीके की सिचुएशन जब लोगों को समझ में आ गई है, तब इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे और सामने आएंगे। अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने आप कुछ नहीं बोल पाती। जो मुनीर कहेगा वही बोलेगी। लेकिन मुनीर कब तक बचा रहेगा? क्योंकि मुनीर भी तो वही जो आपने बात कही ना, अगर अंदर से ही अब विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं, इसीलिए अतुल अनेजा जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं। जब पानी बंद हुआ तभी लोगों ने कहा कि भाई ये हो क्या रहा है, आपके किए की सजा हम क्यों भुगत रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं अब लोग, और धीरे धीरे वो प्यास और बढ़ेगी। तो अब क्या पाकिस्तान इस कगार पर है कि पूरी तरह से तबाह हो जाएगा? ये रीमा जी, ये संभावना बिल्कुल है, क्योंकि अंदर की जो कॉन्ट्रडिक्शंस है वो बहुत बढ़ चुकी हैं। एक तरफ इमरान खान को कैद करके रखा हुआ है, आसिम मुनीर और इमरान खान का इस वक्त टकरार की स्थिति में है। तो इमरान खान इस वक्त 61% पॉपुलैरिटी है, तो फौज के खिलाफ जो है आवाम खड़ा हुआ है। एक तो ये बात हुई। दूसरे, पंजाबी वर्सेस रेस्ट, वो एक बड़ी फॉल्ट लाइन है, जिसमें बलोच और खैबर पख्तूनख्वा के जो पश्तून लोग हैं वो एक तरफ है, पंजाबी एक तरफ, और फौज में डोमिनेटली पंजाबी है, इसलिए उनका भी जो प्रहार हो रहा है वो फौज के ऊपर हो रहा है। ये दूसरी फॉल्ट लाइन है। तीसरा, जो हमारे माननीय गेस्ट ने भी बताया कि उसके अंदर, मिलिट्री के अंदर दरार है, जनरल्स की दरार और आम सिपाही की दरार है, ये एक और चीज़ है। चौथा, जो आपने बात की थी कि भी आतंकवादियों का क्या होगा, वो भी टूट पड़ेंगे वापस इसके अंदर फौज के ऊपर। तो एक तरह से जो एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, इस तरह से पूरी तरह घिरी हुई है। अब बात आती है कि कल की स्ट्राइक के बाद और जो वाटर स्ट्राइक हमारी हुई, उसके बाद वो रिटेलिएट कैसे करेगा, ये एक बड़ी बात है। रिटेलिएशन के लिए ऑलरेडी हथियार डाल दिए गए हैं, जैसे ये ख्वाजा आसिफ का जो स्टेटमेंट आया है। लेकिन मुझे एक चीज़ से हमें सतर्क रहना है कि पाकिस्तान को एक ही चीज़ आती है, वो है आतंकवाद और आतंकवाद, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है। इसलिए आज जो अमित शाह ने जो मीटिंग ली है,
होम मिनिस्टर ने, सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ, सबके साथ, कि भाई इंटरनल फॉल्ट लाइन, कोई ओवरग्राउंड वर्कर्स ना हो पाकिस्तान के जो कुछ करें टेरर अटैक जैसा। मुझे नहीं लगता कि कन्वेंशनल रिटेलिएशन की क्षमता इस वक्त पाकिस्तान में है। आपको नहीं लगता? एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने दर्शकों को और देशवासी, करोड़ों लोग जो दूरदर्शन को देख रहे हैं, उन सबको ये बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की अफवाहें चल रही हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है, कई तरीके की बातें डाली जा रही हैं। पहले चेक कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए, ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। सिर्फ आधिकारिक पुष्टि जब तक नहीं होती है किसी बात की, तब तक उस बात को आप लोग अमल में मत लाइए। तो सरकार, सेना, अभी सिर्फ उनकी तरफ से जो ऑफिशियल लाइन आ रही है उसी पर बात की जाए। एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो असम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, असम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. अशोक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब ये जो बात अब निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान तो फिलहाल दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है, लेकिन भारत में आज सुबह सायरन बजना था, उसके बाद शाम 4:30 बजे सायरन बजना था, उससे पहले पाकिस्तान में बज गया सायरन। कोई तैयारी तो थी नहीं पाकिस्तान की, ना उसको कुछ समझ में आ रहा था कि होना क्या है। तो ये अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था सर, पता तो पहले से था कि कुछ होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ था ही नहीं बचाव के लिए। जी रीमा जी, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, हमारी तरफ से डिसेप्शन बहुत जबरदस्त था, क्योंकि हमने उनको डिसेप्शन ऐसे किया जो आज हम मॉक ड्रिल करेंगे। तो ये जब उनको बताया जो ठीक है, उनके पास अब समय है, अभी तो हम मॉक ड्रिल ही कर रहे हैं, तो मतलब हमारी तरफ से अटैक जो है वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, सप्ताह बाद आएगा, क्योंकि अभी तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने सिविलियंस को बता रहे हैं जो उन्होंने अपने आप कैसे बचना है। तो मेरे ख्याल से ये क्लासिक केस है डिसेप्शन का, जो कि भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो ये किया गया है। और मेरे विचार से उनको बिल्कुल, उन्होंने सोचा जो ये ऐसे मॉक ड्रिल हो रही है, कोई हमारे ऊपर अटैक होगा, सारा उन्होंने अपना इक्विपमेंट, एम्युनिशन, आर्मामेंट वगैरह लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगा दिया और बिल्कुल पीछे ध्यान नहीं दिया जो कहां पर भारत की तरफ से अटैक होने वाला है। तो इसीलिए वो बिल्कुल ही अपना बैकफुट पर पाए गए हैं। और जैसे मैं कह रहा था और कुछ हमारे और पैनलिस्ट ने भी कहा है, मेरे विचार से विकल्प पाकिस्तान के पास इस समय बहुत कम है। खाली वो फेस सेविंग के लिए कुछ कर लें, परंतु फिर भी उनके पास कुछ ठोस कॉन्क्रीट एक्शन करने के लिए नहीं है, क्योंकि भारत ने बता दिया है, हमारे NSA की भी जो स्टेटमेंट आई है, जो हम इसके आगे कुछ नहीं करने वाले हैं, अगर आप करेंगे तो उसका रिटेलिएशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। ये उनको मालूम है और वो किसी उनके पास क्षमता नहीं है इसको बियर करने की। आखिरी बात देखिए रीमा, मैं इसमें ये कहूंगा, जो देखिए बहुत पाकिस्तान अपनी तरफ से बहुत ऐसे नैरेटिव बना रहा है, फेक न्यूज बना रहा है, कहता है जो हमने पहले उन्होंने कहा हमने 2, पहले उन्होंने कहा कि 2 मारे, फिर कहा 15, फिर 26। फ्रीज हो गया सर आपका फ्रेम। अच्छा, दोबारा से जाते हैं उनके पास। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जी, जो बात अशोक जी कह रहे थे, मैं चाहती हूँ आप उसको पूरा करें कि पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के पास विकल्पों के नाम पर अब क्या बचा है, अपनी जनता भी नहीं है उनके साथ। तो देखिए, हमको ऐसे जो एक्सचेंज हो रहे हैं उस पे ये भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना के पास भी ऑप्शंस और कैपेबिलिटीज हैं। हाँ। पर क्या वो रिस्क लेंगे उनको इस्तेमाल करने का? और क्योंकि इसका रिस्क ये है कि एस्केलेटरी लेडर में अगर इसको ये ऊपर बढ़ाएंगे तो उनको भारत से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, वो चाहेंगे नहीं। और उससे अगर कम है तो उनके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। पर यह कहना कि उनके पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, गलत। बल्कि अभी समय है,
अगले 24 से 48 घंटे में जब हमको किसी भी तरीके का अगर रिस्पॉन्स की पाकिस्तान की कोशिश हो, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी होनी चाहिए। और देखिए जैसे तैयारियां तो फायर पूरी भी आया है, वो भी एक उनका रिस्पॉन्स है। भारत के पास तो सर तैयारियां पूरी ही हैं। अब धमकियां तो पाकिस्तान दे रहा था ना कि मैं हमारे ये पास नहीं कह रहा हूं परमाणु कि बम हमारी भी तैयारियां है, पूरी हमारे नहीं पास सब कुछ है। भारत तो कभी पीछे रहा ही नहीं, और आज भी बात यही हुई है ना कि अगर वहां से बंदूकें चलेंगी तो यहाँ से डबल बंदूकें चलेंगी। आप कह रही हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है, ये बोलना गलत होगा। अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है। ओके। और जो भी उनका रिस्पांस होता है उससे आगे बढ़कर हमको रिस्पांस देने की तैयारी रखनी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ओके, ओपी तिवारी जी। देखिए, भट्ट साहब की बात सही कर रही है, वो रिटेलिएट कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है पाकिस्तान के पास। लड़ाई मशीनों से, एयरक्राफ्ट से नहीं लड़ जाती। लड़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है मैन बिहाइंड द मशीन। वो मैन का, जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, उसका मनोबल ऊंचा होना चाहिए, वो कन्विंस होना चाहिए दिमाग में हमें किस कॉज के लिए लड़ना है। जहां तक एयर पावर के विषय में बात करूंगा मैं, इनके पास जो मेन फोर्स है वो चाइनीज एयरक्राफ्ट, और चाइनीज एयरक्राफ्ट वही है जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा डिजाइन किया गया है। इनका सर्विसिबिलिटी स्टेट बहुत पुअर है। इनके पास आर्मामेंट्स, रॉकेट्स, मिसाइल नहीं है, लेकिन यह अवश्य है कि इनके पास इतना है कि थोड़ा रिटेलिएट कर सकते हैं। लेकिन उस रिटेलिएशन का आउटकम इतना बुरा होगा कि उसके बारे में मेरे ख्याल से नहीं सोचेंगे। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को नकारा नहीं जा सकता, बिकॉज पिछली बार भी जो बागलकोट में अटैक किया था, 1 2 3 टेस्ट चेक, आवाज लॉन्च किया, तो इसलिए मतलब, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा, बिकॉज इनकी कंडीशन, पर्टिकुलरली जो इनको अटैक करना है, एयरफोर्स बहुत वीक हालत में है, और नेवी कोई कंपैरिजन नहीं। नेवी के साथ पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडियन नेवी ने एक बैरिकेड डाल रखा है वहां पर। एक बार ये बंद कर देंगे कराची वाला अरबियन सी का, तो इनके पास फ्यूल आना बंद हो जाएगा। फिर जब पानी बंद हो गया, उधर फ्यूल बंद हो गया, कहीं के नहीं रहेंगे। और आर्मी में भी जैसे लोअर एचेलॉन में बलूच ज्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा ज्यादा है, जो भी मौका ढूंढ रहे हैं। अब ये जो ऊपर पाकिस्तान के जो पंजाबी हैं, जो खाली मलाई खा रहे हैं, पैसा लेके बलात्कारी कर रहे हैं, बाकी ट्रांसफर कर रहे हैं, इनको लोगों को समझ में आ गया। लेकिन उनकी पाकिस्तान आर्मी का एडवांटेज यही था कि पाकिस्तान आर्मी और पॉपुलेशन का जो रेशियो है बाकी देशों की अपेक्षा काफी ज्यादा है, तो वो दबा देते थे। इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी ने कोर कमांडर के घर में घुसे थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया, उनको दबा दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी उसमें स्ट्रांग है। लेकिन फुल फ्लेज्ड वॉर करने के लिए इंडिया के लिए उनके पास, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास 3 या 4 दिन से ज्यादा कुछ नहीं है। तो मेन जो वीकलिंग है उनका एयरफोर्स एंड नेवी है। आर्मी की लड़ाई बॉर्डर फोर्स पर चली रही है, जैसे आप पीडी से आप बता रहे थे, बाउंड्री चले जा रहे हैं, इधर से लोग बनेंगे, वो तो स्ट्राइक चले जा रहा है। लेकिन आर्मी जब मैं उम्मीद करता हूं अगर लड़ाई हुई तो समय दूर नहीं होगा जब इंडियन आर्मी को वहां की अवाम लस्सी के साथ वेलकम करेगी, आप आइए, हमारा जो मेन सरदर्द था, हेडेक था, इसको हटाइए। दैट इज मुनीर। बिल्कुल राजकिशोर तिवारी, यही तो बात है ना, वो आप जो बता रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान की अंदरूनी कलह, पाकिस्तान की अंदरूनी टूट, अंदरूनी विद्रोह की स्थिति, और दूसरी तरफ अगर वो युद्ध के लिए, वैसे तो हमें इस बात पर पूरी तरह से इसमें कोई शंका ही नहीं बची है, क्योंकि हमेशा से भारत का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि अगर किसी ने आंख उठाकर देखी तो हम तब आंख निकालते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करते। अजीत डोभाल ने भी यही बात कही है कि अगर वहां से कुछ होता है, पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की, तो हम भरपूर जवाब देंगे, लेकिन अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए रीमा जी, पाकिस्तान है फेल स्टेट। ये सच है कि करने को कुछ भी कर सकता है। अगर उसको आत्महत्या करने का मन है, अगर उसको लगता है कि उसको वाकई मिट्टी में मिल जाना है, दफन होना है, तो वो कर सकता है, मैं इसमें नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी, जो अभी बात हो रही थी कि JF-17 की बात हो रही थी, जो रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा जो उनके पास युद्धक विमान है, या F-16 उनको जो तालिबान से लड़ने के लिए मिला था भीख में। लेकिन अमेरिका की भी चिंता यह है कि F-16 अभी अगर आप देखेंगे तो नाटो की सेनाओं से यूक्रेन की तरफ से जब वो रसिया की तरफ गया, तो रसिया के S-400 ने उसको मार गिराया। और कहने को तो ये कहा जाता है कि वहां पर F-22 भी गिराया गया। F-22 की बात तो नहीं आई, लेकिन F-16 ऑफिशियल है। अब इस समय पाकिस्तान के पास F-16 है, सभी और फुल फ्रेम रखिए। और जब आप बात करें JF-17 की, अब रसिया मतलब चाइना और अमेरिका दोनों के सामने ये एक बड़ी दिक्कत है। अमेरिका ने तो साफ साफ कह दिया कि भैया इनको भी बचा के रखो, क्योंकि हमने तो S-400 ले रखा है, और उसको स्वाभाविक रूप से
इस्तेमाल करने के लिए लिया हुआ है। हम लगातार सतर्कता पे हैं। तो उनकी चिंता यह है कि अगर ये हम यहाँ पर गिरा देते हैं तो क्या होगा, तो इसलिए उसको इस्तेमाल करने से पहले वो कई बार डरेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से भारत ने वहाँ के जो UN डेजिग्नेटेड जो आतंकी कैंप हैं उनको हमला बनाकर उनको गिराया। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन या जो एलिटी जो भी है, इन जैश ए मोहम्मद, इन सबको बनाया। भारत में कहाँ पर वो हमला करेंगे? आप सैन्य संस्थानों में बनेंगे, हमारे बांधों पर करेंगे। अगर ये हिमाकत आप करके देखना चाहते हैं तो आप करके देख लीजिए। पहले बात तो हम पहले वहां रोकेंगे आपको। और ये निश्चित तौर पर पाकिस्तान पिछली बार जब बालाकोट हुआ था तो तुरंत 24 घंटे के अंदर ही वो रिटेलिएट करने आया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो कहा था ना कि जाके मोदी को बता देना, तो मोदी ने ये तो बता दिया और ये भी निश्चित कर दिया है कि अब लैंडस्केप जो लड़ाई का चेंज कर दिया है भारत ने, वो अब कश्मीर की घाटी नहीं है, LOC नहीं है, अब वो लाहौर सियालकोट तक हम जा रहे हैं। इससे बाहर निकल चुकी लड़ाई। ये बता दिया गया कि पाकिस्तान को कहां कहां से हो सकता है। अभी तो हमने अपनी नेवी की तो शक्ति दिखाई नहीं है ना, अभी तो हम सिर्फ थल सेना और वायुसेना की तरफ से ही हमने ये काम किया है। अब ये जो बात है कि आप कहां पर आएंगे, क्या करेंगे, और अगर करते हैं तो फिर भुगतेंगे। और मुझे लगता है कि चाइना जिस पर बड़ा उनको वो था, उसका जवाब या जो उसका बयान आया है, वैसे कहा है कि भाई ठीक है, आप दोनों लोग लड़ रहे हो, अच्छी बात नहीं। जबकि उनको तो लग रहा था कि वो पूरी तरीके से उनके साथ खुल के आ जाएंगे। ट्रेड वार के दौर में बहुत सारी चीजें विषयांतर होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि विकल्प सीमित है। लेकिन पाकिस्तान, रीमा जी, फेल्ड स्टेट है और पूरी तरीके से जिस तरीके से आतंक और जिस पागलपन, सिरफिरेपन का शिकार है, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इस बात को समझते हुए ही पूरी ये तैयारी करके ये काम किया गया है। और अगर उन्होंने खुदा न खास्ता कुछ कर दिया तो मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अस्तित्व का ये युद्ध होगा। खंड खंड ये जो उसका पाखंड है पूरा विखंडित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अशोक जी, आपकी आवाज क्योंकि चली गई थी तो मैं आप ही के पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। यही वाली वो बात है, ये अब वो पुराना भारत नहीं है ना सर, ये तो नया भारत है जो मुंह तोड़ जवाब देता है और बार बार दिखा भी दिया कि आप इधर आओगे तो हम उधर कहां तक जाएंगे आपको भी नहीं पता है, 100 किलोमीटर से भी अंदर घुस जाएंगे हम। तो सर नए भारत की बात है ना ये, तो फिर इसमें तो अगर पाकिस्तान आएगा तो फिर वो कहां जाएगा उसको भी पता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये 26/11 की बात तो बात हुई नहीं, जो 26/11 इतना हुआ, यहाँ पर 167 लोग मारे गए, इतने विदेशी लोग मारे गए, इतने जूइश लोग मारे गए। पूरे दुनिया भर में यही संदेश देने का प्रयास था, जो भारत इंडिया इज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर बिजनेस, तो आप यहाँ से चले जाइए। परंतु उसके बाद भी हमने जवाब नहीं दिया। यहाँ तो उरी हुआ सितंबर 2016 में, हमने उसका जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। उसके बाद 2019 फरवरी में पुलवामा हुआ, हमने बालाकोट में उसका जवाब दिया। तो ये तो भारत नया है। और देखिए, हमने अभी तो जो किया है 9 ठिकानों पर हमला किया है, इससे पहले मैं समझता हूं इससे कहीं बड़ा और दूरगामी जिसका असर होने वाला है वो है इंडस वाटर्स ट्रीटी का। तो इसीलिए पाकिस्तान तो कहीं बचने वाला नहीं है। जैसे उन्होंने कहा, जो अब जब वो कहते हैं ना किसकी मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, तो वो पाकिस्तान गीदड़ की मौत आती है वो दौड़ता है। तो पाकिस्तान ऐसा करने का थोड़ा बहुत प्रयास कर सकता है। परंतु देखिए, वहां पर आसिम मुनीर के अलावा मेरे विचार से और भी जनरल हैं पाकिस्तान में, और वो नहीं चाहते जो उनका गला एकदम कट जाए। वो तो चाहते हैं जो आराम की वो जिंदगी। उनको तो जो आर्मी के जो इतने बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे सभी जो इसमें पैनल में लोग हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, वो बताएंगे जो वहां की आर्मी के जो जनरल्स हैं जब रिटायर होते हैं तो वो तो शहंशाह की जिंदगी वहां पर व्यतीत करते हैं। वो नहीं मरना चाहते जो भारत के ऊपर फिर से हमला करें और भारत की तरफ से रिटेलिएशन को। तो मैं समझता हूं जो हमको तैयारी पूरी रखनी चाहिए अपनी। ये नहीं है जो हम कंप्लेसेंसी में आ जाएं और ये सोच लें जो पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, परंतु फिर भी विकल्प पाकिस्तान के पास अपनी आत्महत्या के, अगर वो करता है, उसकी अपनी आत्महत्या के समान होगा। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो अगर आसिम मुनी नहीं समझते हैं, उनके आसपास वाले जो जनरल्स हैं वो उनको जरूर समझाएंगे जो कौन सा रास्ता आगे इख्तियार करना है।
ओके, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले प्रवस कुमार मिश्रा जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी। वो पाकिस्तान जो अपने नागरिकों को भी पहचानने से इनकार कर देता है, जो अपने नागरिकों को भी अपनी तरफ लेने से इनकार कर देता है, आज जो तस्वीरें आई हैं आतंकवादी जो मारे गए उनके जनाजों में सलामी देते हुए वहां की पुलिस, वहां की सेना के अफसर दिखाई दिए, तो अब ये तस्वीर क्या कहती है? मतलब अभी तक तो छुप करके वो दिखाता था ये बातें, लेकिन आज वो जब आंखों में आंसू थे तो सामने दिख रहे थे। बिल्कुल, मैं पहले बता रहा हूं कि हमारा जो जवान उनके पास है उसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार एवरी डे उनके साथ डिस्कशन हो रहा है उनको लेने के लिए, लेकिन पाकिस्तान रेंजर का जो आदमी हमारे कब्जे में है, आज तक भी उन्होंने कोशिश नहीं किया उसको लेने के लिए। वो तो बिल्कुल मनाही कर रहे हैं, हमारे उनका कोई आदमी हमारे पास नहीं है। दूसरा, आपने जो बता रहे तो जनाजा निकला और उसमें पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पुलिस के लोग सैल्यूट दे रहे हैं। हाँ। और उसमें उनको देखिए किस तरीके से वो आए हैं और किस तरीके से वो दुख प्रकाश कर रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ा कोई मिलिटेंट नहीं, बहुत बड़ा कोई लीडर है उनका कंट्री का, वो गुजर गए। तो इससे दिखाई जा रहा था कि ये कंट्री में जो है कौन चलाता है इसको, ये जमाती चलाते हैं, ये लश्कर तोयबा चलाते हैं, ये जमातुल दावा चलाते हैं और ये जैश मोहम्मद चलाते हैं, इनके बलबूते पर। और ये जो हमारे मिलिटेंट्स हैं और जिहादीज हैं उनके लिए उनको फंड्स मिलता है। आपने देखे होंगे, आप उनका डिफेंस मिनिस्टर जो है उनका स्टेटमेंट देख लीजिए कि वो दे वर डूइंग इट फॉर 30 years or so and they were getting money from USA and UK for training these jihadis। तो यहीं से उनको फंड्स मिलता है और इनको शर्म भी नहीं है कि एक मिलिटेंट मरा है, उसका जनाजा में सैल्यूट करने के लिए उनका आर्मी आ जाए और उनका पुलिस आ जाए, उनके ऑफिसर्स आ जाए। इससे बढ़कर शर्मनाक चीज हमने कभी नहीं देखा है। लेकिन इनका हम कभी भी दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मैं क्लियरली बता रहा हूँ आसिफ मुनीर और उनके साथ है आसिफ मलिक जो अभी ISI के थे, अभी NSA बने हैं। ये कोई एक रेस्पॉन्स तो करेंगे। जो मैं अभी दूसरे स्पीकर से सुन रहा था, ये 48 आवर्स के अंदर इनका रेस्पॉन्स आएगा और ये रेस्पॉन्स हो सकता है मिसाइल, हो सकता है मे बी जैसे 17 और F-16 और छोटे छोटे अटैक जो है बॉर्डर में वो कर सकते हैं। बड़े किस्म का वो अटैक कर नहीं सकते इंडिया के ऊपर, और अगर भी छोटे करे या बड़े करे इसका नतीजा उनको बहुत बुरी तरह भोगना पड़ेगा। और यही हम चाहते हैं। अगर कोई भी इस तरीके का वो अटैक करे हमारे ऊपर, वो 1971-65 का इंडिया नहीं है, ये है 2025 का इंडिया है और वो देख चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और इनको और देखना पड़ेगा। ओके, तो आज के नए भारत पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जी, मैं फाइनल कमेंट आप ही से चाहूंगी, 10 सेकंड। देखिए, मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि पहलगांव होने के बाद एक प्लान्ड रणनीति के हिस्से से भारत ने अटैक किया है। ये ऐसा नहीं है कि गुस्सा आया और एकदम अगले दिन कर दिया है। पूरी रणनीति बनाकर पॉलिटिकल क्लियर डायरेक्शन जो सेनाओं को मिला और उसके बाद में सेनाओं ने ये एक्शन लिया है। हम आगे इसमें एस्करी लैडर अगर पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश करता है उसके लिए भी तैयार है, और उससे आगे उस एस्करी लैडर जैसे बढ़ता रहेगा हर लेवल के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेनाएं तैयार हैं। पर जैसे कि प्रवक्ताओं ने बोला, हमने पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट नहीं किया है, हमने उनके टेररिस्ट लीडर्स और टेररिस्ट स्ट्रक्चर को टारगेट किया है। और ये एक इशारा है उनको कि हम अभी इतना ही करके काफी है। अगर वो आगे बढ़ाना चाहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये नया भारत और भारत की सेनाएं इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत के इस विशेष कार्यक्रम में जुड़े। जय हिंद और जय हिंद की सेना। और खास करके यही वो नया भारत है जिसकी बात की जा रही है, जिसमें आज सुबह से ही जब पूछा जा रहा है हाउ इज द जोश, तो जोश इज हाई। पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।